Hello students, this is Arpit Gupta from Shiv Jyoti Education Group Kota. I hope you all are well at your places and you are continuously revising your previous chapters. Okay students, so in this particular chapter we will discuss about consumer protection. You have already seen some of the terms in our previous chapter, that is packing, labeling and how the information about the products are received. So this chapter is related to that only. We will discuss about certain types of consumer protections and various types of consumer forums which are available. Okay, so let's start with the chapter. But before starting this chapter, I request all the students to kindly open your book with chapter number 12 and keep your pencils along with you. Okay students. If we talk about this chapter, there is two terms which are very important. The first one is caveat emptor. As we know, we have seen this terms many times that when we are purchasing anything, when we are buying anything from the retailer, we have to be very much conscious. That means हमें जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है, हमें क्या देखना होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ठीक है, परचेज करते टाइम प्रोडक्ट को अच्छे से इंस्पेक्ट करना होता है और साथ के साथ ये भी देखना होता है कि भाई जो प्राइस हमसे चार्ज की जा रही है क्या उसके हिसाब से प्रोडक्ट है या नहीं है। तो उसी के लिए पहले के टर्म में कंसेप्ट चलता था जिसका नाम होता था कैविएट एम्प्टर, जिसका मीनिंग होता था लेट द बायर बी अवेयर। दैट मींस जब आप कोई भी गुड्स परचेज करने जा रहे हो, आपको अपने पूरी कॉन्शियसनेस वहां पे दिखानी है, प्रोडक्ट पूरी तरह इंस्पेक्ट करना है और उसके बाद ही प्रोडक्ट को परचेज करना है। साथ के साथ आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करके आओगे, आपको क्या खरीदना है, वहां से एक वाउचर की डिमांड करनी है, इररिलेवेंट टू योर प्रोडक्ट प्राइस, चाहे कितना भी कम का हो, आप हमेशा शॉपकीपर से क्या लेकर आओगे, उसका वाउचर लेकर आओ। लेकिन इस चीज का फायदा किसको मिलने लगा, सेलर को। उसको ये लगा कि भाई प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत है, जब बायर को हमने कॉन्शियस कर दिया, अब प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, बायर रेस्पॉन्सिबल होगा। और इसका अनफेयर एडवांटेज कौन उठाने लगा, सेलर। उसने क्या किया कि भाई जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो सेल करना। अब बायर जब प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो वो बाहर से तो देख सकता है प्रोडक्ट को, अंदर मशीनरी क्या यूज की गई है या प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाया गया है वो तो बायर को पता ही नहीं, और इसका एडवांटेज कौन लेने लग गया, सेलर। तो इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार, सिर्फ बायर अवेयर हो उससे काम नहीं चलेगा, हमें सेलर को भी अवेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और वो किया गया कैविएट वेंडेटर। दैट मींस जब अब सेलर कोई भी प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसको भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किन बातों का ध्यान रखना है, पहली चीज कि भाई जो भी प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो मेक है, जिस तरीके से वो मैन्युफैक्चर्ड किया गया है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर सेलर को पता है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो वो पहले कंज्यूमर को इन्फॉर्म करेगा, या कोई भी डैमेज्ड प्रोडक्ट कभी भी किसी भी बायर को सेल नहीं करेगा, राइट। तो उसी के लिए हमने कंसेप्ट दिया कैविएट वेंडेटर और जिसका मीनिंग रखा लेट द सेलर बी अवेयर। दैट मींस दोनों को अवेयर होना है, बायर को भी और सेलर को भी। बायर जब प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसको ये देखना है कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्रोडक्ट मेरे डिमांड्स को फुलफिल करता होना चाहिए और मैं वाउचर की डिमांड करूंगा। सेलर जब प्रोडक्ट सेल करेगा वो ये चीज देखेगा कि भाई जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं वो किसी भी तरीके से डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, आपको भी पता है, बहुत कॉमन सी चीज है कि भाई मैं प्रोडक्ट परचेज करके लेकर आ गया, ठीक है, परचेज भी मैंने कर लिया, कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट खराब हो गया, ठीक है, तो मेरे पास कुछ ना कुछ ऑप्शन होना चाहिए ना कि सेलर से मैं वो रिप्लेस करवा पाऊं, ठीक है। मैं गया सेलर के पास और मैंने बोला कि भाई आपका प्रोडक्ट खराब हो गया। सेलर ने बोला कि भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है, प्रोडक्ट मैंने आपको सेल कर दिया, कंसिडरेशन मैंने रिसीव कर लिया, अब मेरी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। अब इस केस में जो बायर है उसके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल, भाई उसको तो क्या है, अगर सेलर ने मना कर दिया तो उसका तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए अगर आपको सेलर रिलीफ नहीं दे रहा है तो हम लोग बैठे हैं, ठीक है, हम लोग आपके लिए कोड्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उन कोड्स में जाके आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी कंप्लेन क्या होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। तो देखिए
Consumer protection has a wide agenda. It not only includes educating the consumer about their rights but responsibility, but also help in getting the grievances redressed. देखिए दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी कि भाई जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पर्पस है वो क्या है, कंज्यूमर को एजुकेट करना, ठीक है, कि भाई आप अपने राइट्स के लिए कैसे फाइट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे जाके आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपके सपोर्ट में आपको हेल्प करेंगी, उस चीज के लिए कंज्यूमर को हम क्या करें, एजुकेट करें। नेक्स्ट थिंग इज उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका रिड्रेसल, मींस रिड्रेसल का मीनिंग हम समझे तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। ओके तो मतलब यहां पे आकर कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कंज्यूमर को एजुकेट भी करेंगे कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, राइट। ओके नेक्स्ट थिंग इज at the same time consumer protection has special significance for the business too। देखिए क्या है कि जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस को क्या फायदा हो गया कि भाई जब दोनों लोग अवेयर हैं तो जो क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेरीज है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। सेलर ने अच्छे से इंस्पेक्ट कर लिया गुड को, उसको लगता है फिट एंड फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही गुड्स है, तो वो सेल कर रहा है। कंज्यूमर ने भी चेक कर लिया, तो बाद में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, वो कुछ हद तक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, राइट। ओके नाउ let's there are some topics which has been removed by the CBSE for this particular session. Let's have a look. First one is your from consumer point of view. This point has been deleted by CBSE. You do not have to study these topics. Next thing is from the point of the businessman. Okay, this topic has also been removed. All the topics has been removed. Now the next topic which we have to study in this particular chapter is the legal protection to the consumers. Basically the Right to Information Act 2005 has provided various types of protection to the consumers. The first one is the Consumer Protection Act 1986 which we are studying in this particular chapter. बेसिकली क्या होता है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, कि भाई कंज्यूमर के साथ अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो किस तरीके से वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट थिंग इज The act provides safeguards to the consumer against defective goods. That means अगर उनकी क्वालिटी वाइज, उनके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग वाइज कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी सर्विसेज अगर हमें रॉन्गली मिली है, जैसे हम होटल्स वगैरह बुक कराते हैं, ठीक है, हमने पेमेंट किसी और का किया होता है और बुकिंग कोई और हो जाती है, कोई और रूम दे दिया जाता है हमें, ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज है जिससे कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जुडिशरी सिस्टम को। तो पहली चीज क्या थी, पहली चीज थी हमारी 3 टायर मशीनरी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। ये हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश की जाएंगी, जैसे कोटा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट फॉरम को एस्टेब्लिश किया जाएगा। सो जब हम डिस्ट्रिक्ट फॉरम की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन होती है। यहाँ पे जो केस फाइल किया जाता है उसकी मॉनेटरी लिमिट होती है 20 लाख, ठीक है, अप टू 20 लाख के केस यहाँ पे फाइल किए जा सकते हैं। दूसरी चीज आती है हमारी स्टेट कमीशन। बेसिकली ये स्टेट वाइज एक ही कोर्ट होती है, जैसे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में एक कोर्ट होगी, गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में एक कोर्ट होगी, ये स्टेट वाइज होगी, ठीक है, और यहाँ पे 20 लाख से अबव अप टू द 1 करोड़ यहाँ पे केस फाइल किए जाते हैं। अब कई बुक्स में इसको 100 लाख भी लिखा हुआ है, वन एंड द सेम थिंग। एंड द लास्ट वन इज योर नेशनल कमीशन, दैट मींस ये इंडिया लेवल पे होगी और एक ही कोर्ट होगी, ठीक है। यहां से जितने भी केस है, सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं, स्टेट कमीशन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, राइट। तो अब क्या हुआ कि जब हमें 3 टायर मशीनरीज प्रोवाइड कर दी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, तो यहाँ पे आकर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम एक बार जाएंगे सेलर के पास कि देखिए आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया है, अगर आप हमारी क्वेरी को सॉल्व नहीं करते हैं तो हम कोर्ट में केस फाइल कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद भी रेजोल्यूशन नहीं आता है तो हम इन डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन की हेल्प ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज योर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेसिकली दिस एक्ट बाइंड्स बोथ द पार्टीज, दैट मींस यहां पे आकर दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशन स्टार्ट होते हैं, बोथ सेलर एंड बायर। कैसे, देखिए कोई भी चीज जब हम परचेज करते हैं या कोई भी चीज बाय की जाती है तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक तो होता है सेलर और दूसरा होता है बायर, राइट? दो ही लोग इन्वॉल्व होंगे। सेलर की लायबिलिटी रहती है कि वो गुड्स सेल करे और वो क्या होना चाहिए, विदाउट एनी डिफेक्ट, विदाउट एनी डिफेक्ट। ओके, और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो जो भी गुड्स परचेज कर रहे हैं उसका पेमेंट करे, राइट? तो यहां पे देखो दोनों पार्टीज के कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। इसका ऑब्लिगेशन क्या हुआ, गुड्स देना, और बायर का ऑब्लिगेशन क्या हुआ, पेमेंट करना। अब देखिए होता क्या है कि भाई यहाँ पे दोनों पार्टीज की लायबिलिटीज आ गई है। लायबिलिटीज मतलब क्या हो गया, इसकी लायबिलिटी है गुड्स देना और इसकी लायबिलिटी है पेमेंट करना। अगर कोई भी पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को मींस अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करते हैं तो यहाँ पे आकर हमारा ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये एक्ट बोलता है कि भाई अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हो, ठीक है? फिर ये एक्ट उन पार्टीज के ऑब्लिगेशंस को पूरा करवाता है, राइट? नेक्स्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होता है गारंटीज एंड वारंटीज पे। दैट मींस कोई भी गुड्स हमने परचेज किया, सेलर ने हमें वारंटी ऑफर की कि भाई इस प्रोडक्ट के साथ 6 मंथ्स। देखिए गारंटी एंड वारंटी दो अलग कंसेप्ट होते हैं, आपके माइंड में कंफ्यूजन है तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। गारंटी में क्या होता था, पहले ही गारंटी दी जाती थी जिसमें गुड्स को रिप्लेस किया जाता था। दैट मींस जो डिफेक्टिव गुड है उसको रिपेयर नहीं किया जाएगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा न्यू वन के साथ। लेकिन आज के टाइम में क्या मिलती है, हमें वारंटी मिलती है। दैट मींस गुड्स आपका वही रहेगा, उसको रिपेयर करके देगी कंपनी, रिप्लेस करके नहीं देगी, रिपेयर करके देगी। तो जब आप गुड्स परचेज करते हैं, कोई भी गुड्स, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फोन परचेज करके आए तो उसके साथ आपको कुछ वारंटी मिलती है, राइट? मोबाइल के साथ 1 ईयर की वारंटी, एसेसरीज के साथ 6 मंथ्स की वारंटी। तो उस केस में क्या है कि भाई अगर हमारा डिवाइस या हमारा मोबाइल फोन उस वारंटी पीरियड के अंदर डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेलर की, उसको ठीक करने की। लेकिन सेलर ने मना कर दिया इन केस, तो आपके पास क्या राइट है, सेल्स ऑफ गुड्स आपको राइट प्रोवाइड करता है, ठीक है? ये बोलता है कि अगर आपका गुड्स वारंटी पीरियड के अंदर है और वो डिफेक्ट आ जाता है उसका आपकी गलती के बिना, ठीक है, आपका कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, आपकी गलती के बिना उसकी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई या सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो जिम्मेदारी बनती है सेलर की कि वो उसको रिपेयर करके दे। तो बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स किस पे एप्लीकेबल हुआ, विद एक्सप्रेस और इंप्लाइड कंडीशंस ऑफ वारंटी। एक्सप्रेस मतलब या तो हमने बोल के वो वारंटी दी है कि भाई 6 मंथ्स की वारंटी रहेगी, या फिर आपको वारंटी कार्ड ऑफर कर दिया, ठीक है? इसका मतलब उस वारंटी कार्ड के बेसिस पे आप क्या ले सकते हैं, वारंटी क्लेम कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट एक्ट इज योर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एंड दिस एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955। बेसिकली यहां पे क्या होता है, जो एसेंशियल कमोडिटीज है, एसेंशियल मतलब क्या होता है, बेसिक कमोडिटीज, जैसे फूड ग्रेन्स, ठीक है? ये हर लोगों की डिमांड है, हर लोगों के पास इक्वल क्वांटिटी में पहुंचना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जो बीच की कमीशन एजेंट्स हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जैसा आपने देखा होगा कि भाई हम गवर्नमेंट शॉप से कोई भी परचेज करके आते हैं, राशन कार्ड की हेल्प से गुड्स परचेज किया हमने, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे गुड्स सेल कर दिए जाते हैं हाई प्राइसेस पे और उन लोगों को प्रोवाइड नहीं करते, तो वो चीज क्या हो गई, ब्लैक मार्केटिंग। तो इस टाइप की कोई भी एक्टिविटीज अगर चल रही है एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर, तो वहां पे हमारा ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। दूसरा एग्जांपल, अगर हम कोई भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई वहां पे जो चीप मेडिसिन है, जो बहुत सस्ती आती है, वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, लेकिन जो एक्सपेंसिव मेडिसिन है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होती। रीजन, वो जो एक्सपेंसिव मेडिसिन है उनको सेल कर दिया जाता है, ठीक है, और आपको अवेलेबल नहीं कराते, तो वो किसके अंदर केस फाइल कर सकते हो आप, एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर केस फाइल किया जा सकता है, राइट? नेक्स्ट थिंग इज योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एक्ट, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937।
बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, दिस एक्ट प्रिस्क्राइब्स द ग्रेड स्टैंडर्ड्स फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स। बेसिकली होता क्या है, अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमें कैसे पता चलते हैं, इस एग मार्क से। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या दिया जाता है, एग मार्क दिया जाता है। अगर ये मार्क आपके प्रोडक्ट पे अवेलेबल है तो इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आप प्रोडक्ट बिना किसी डर के परचेज कर सकते हो। तो ये एक्ट बोलता है कि भाई आपका ये जो गुड्स है वो इस पर्टिकुलर मार्क के साथ ही सेल होगा। दैट मींस इसकी जो क्वालिटी है वो एज पर दी गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रखी है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन एक्ट। दिस एक्ट एम्स टू चेक द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स एंड एंश्योर देयर प्योरिटी। आपने देखा होगा जितने भी लूज फूड्स पैकेट्स आते हैं, जैसे हम व्हीट परचेज करके आते हैं, ठीक है, हम राइस परचेज करके आते हैं, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, मिक्सचर कर दिया जाता है। कैसे भाई, देखो क्या करते हैं शॉपकीपर्स, आपने 1 kg की डिमांड करी, ठीक है, कि भाई मुझे 1 kg ऑफ राइस की जरूरत है। अब 1 kg ऑफ राइस के में मेरे को क्या मिलना चाहिए, 1 kg ऑफ राइस बोलो या 1000 ग्राम बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, 1000 में से उसने आपको 800 ग्राम्स तो राइस दे दिए और 200 ग्राम्स उसने उसमें स्टोन्स मिक्स कर दिए छोटे छोटे, उसका वेट इंक्रीज करने के लिए। तो एक्चुअल क्वांटिटी तो 800 ही रिसीव हुई, 200 तो हमें स्टोन्स रिसीव हुए। तो यहाँ पे ये जो स्टोन मिक्सिंग हुई इसको क्या बोला जाता है, एडल्ट्रेशन बोला जाता है। अगर ऐसी कोई भी चीज करी जाती है एडल्ट्रेशन की, तो आप उन शॉपकीपर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर हम तो बहुत बार लेकर आए, बहुत बार ऐसा चीज हमारे सामने आई भी है, हमने तो कभी केस फाइल नहीं किया। तो ये गलती किसकी है, हमारे जैसे कंज्यूमर्स की। ठीक है, हम केस फाइल नहीं कर रहे, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जो भी गुड्स हम परचेज करके आ रहे हैं उसका एक बिल मांगेंगे हमेशा। ठीक है, एक बिल होगा, एक वाउचर होगा जो शॉपकीपर देगा, और ये लूज बिल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर प्रिंटेड बिल होना चाहिए। ठीक है, कई बार शॉपकीपर्स आपको ऐसे रफ पेपर पे लिख कर दे देते हैं, उस बिल की कोई वैलिडिटी नहीं होती, उस बिल से आप कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। प्रॉपर जो प्रिंटेड बिल होते हैं वही आपका वैलिड प्रूफ होता है। तो जब भी आप कोई भी चीज परचेज करके आओ, शॉपकीपर से बिल की डिमांड करो, क्योंकि कल को अगर कोई भी डैमेज आपके साथ होता है या कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो आप क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। राइट, ओके। नेक्स्ट थिंग इज योर स्टैंडर्ड्स एंड वेट्स मेजर्स एक्ट 1976। बेसिकली ये जो लायबिलिटी होती है, ये होती है बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे। उनको क्या करना पड़ता है, जितने भी अपने वेट्स एंड मेजर्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन करवाना होता है किसी भी एजेंसी से। ठीक है, वो एजेंसी उनका इंस्पेक्शन करती है और आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि भाई जो वेट्स एंड मेजर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं उनकी क्वालिटी सही है, बिल्कुल करेक्ट मेजर वो आपको दे रहे हैं। तो देखिए, The provision of this act are applicable in case of those goods which are sold or distributed by weight measures or the numbers। देखिए, हम बात करते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब वहां पे जो बैग्स प्रिपेयर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 kgs या 20 kgs के जो बैग मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, आपको क्या पता भाई, आपको तो 10 kgs का बैग दे रहे हैं, क्या उसमें एक्चुअल क्वांटिटी 10 kgs है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं अपने वेट्स एंड मेजर्स के, और वो सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आप उस पे गुड्स मेजर कर सकते हो। तो एक चीज हमारे को कंफर्म हो गई कि गुड्स जो मेजर किया जाएगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो परफेक्टली मेजर्ड होगा। राइट, नेक्स्ट थिंग इज ट्रेडमार्क एक्ट। बेसिकली ये चीज हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस करी थी। ट्रेडमार्क किस लिए दिया जाता है भाई, बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी गुड्स जब परचेज करते हैं तो उसकी एक ब्रांड होती है, उसकी एक रेपुटेशन होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एप्पल के आईफोन की, उसमें जो ईटन एप्पल होता है वो होता है उसका ट्रेडमार्क। राइट, तो अब देखिए, अगर कोई ऐसा पर्सन जो मेरे ही मार्क से बिजनेस स्टार्ट करे, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल या चीप प्रोडक्ट मेरे मार्क के साथ सेल करना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा, कंज्यूमर को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके माइंड में तो क्या है, मैंने ये फोन एप्पल कंपनी से परचेज किया था, और अल्टीमेटली मेरी जो रेपुटेशन है मार्केट में वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कोई भी पर्सन मेरे मार्क को यूज ना कर पाए, मेरे जो सिंबल है उसको यूज ना कर पाए, उसके लिए प्रोटेक्शन दी जाती है ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर, कि इस मार्क में रजिस्टर होने के बाद या इस एक्ट में रजिस्टर होने के बाद आपको
किसी भी पर्सन के ऊपर अगर केस फाइल करना है कि भाई वो मेरा मार्क यूज कर रहा है या मेरे बिजनेस को मेरे नाम से रन कर रहा है मेरी परमिशन के बिना, दैट मींस आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है उस मार्क को यूज करने का। जब तक वो पर्सन आपकी परमिशन नहीं लेता है तब तक आपके मार्क को यूज नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट वन इज द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। बेसिकली पहले इस एक्ट को दूसरे नाम से जाना जाता था और वो नाम था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। बाद में उसका नाम कॉम्पिटिशन एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया। दिस एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर दोज कंज्यूमर्स इन केस ऑफ प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय बिजनेस फर्म्स। दैट मींस यहां पे क्या होगा, जो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई है बिजनेस के कंपटीशन को खत्म करने के लिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं चाइना। देखिए हमेशा जब कोई भी गलत बात आती है या कोई भी एडवर्स या नेगेटिव एग्जांपल लेना है, चाइना बेस्ट रहता है। देखिए चाइना का क्या हुआ, आपने देखा होगा चाइना एक ऐसा मार्केट है जो फुली खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उसको कोई भी रिसोर्सेज किसी दूसरी कंट्री से परचेज नहीं करनी पड़ती। हम एक एग्जांपल लेते हैं दिवाली लाइट्स का, ठीक है, दिवाली में आप डेकोरेटिव लाइट्स लगाते हो अपने घर पे और वो सारी कहां पे मैन्युफैक्चर होती हैं, चाइना। इस केस से पहले हमारी इंडियन कंपनीज भी लाइट्स मैन्युफैक्चर करती थी जिनके जो बल्ब आते थे थोड़े बड़े होते थे साइज में और वो सिंगल कलर की ही होती थी। हुआ क्या, इनकी जो प्राइस थी वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा थी। चाइना ने क्या किया, उनको दिख गया कि भाई इंडिया के पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है डेकोरेटिव लाइट्स के लिए, उन्होंने इंडियन मार्केट में एंटर किया। ठीक है, किसकी वजह से हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। उन्होंने कस्टमर को ऑफर की कि भाई हमारे पास अलग अलग टाइप की लाइट्स हैं, अलग अलग कलर्स की लाइट है, तो कस्टमर क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ, उसने ये गुड्स परचेज करना स्टार्ट कर दिया। कंपैरेटिवली इनकी जो प्राइस थी इंडियन गुड्स से क्या थी, चीपर थी, परचेज करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे करके इंडियन लाइट्स की डिमांड मार्केट में कम होने लग गई। ठीक है, और आज का टाइम हम देखें इंडियन मार्केट इस चीज में टोटली वैनिश्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है। हम पूरे किस पे डिपेंडेंट हो गए, चाइनीज लाइट्स पे। और आज की अगर बात की जाए तो चाइना अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे प्राइसेस को इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब उसने क्या किया, गलत किया, इंडियन इंडस्ट्रीज को बिजनेस करना बिल्कुल खत्म कर दिया। तो एक तरीके से क्या है, गलत है। आप किसी भी इंडस्ट्रीज का या किसी भी बिजनेस फर्म का ऐसे बिजनेस बंद नहीं कर सकते। भाई आप प्रॉपर कंपटीशन में रहो, आप ऑफर कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी मत करो कि भाई दूसरे का बिजनेस बंद हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, हमारी कंपटीशन एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है। ओके, नेक्स्ट इज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986. The Bureau of Indian Standards has been set up under the Act. The Bureau has two major activities: formulation of quality standards for the goods. That means ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको क्या कॉन्फिडेंस दिला रही है, ये दिला रही है कि भाई जो भी गुड्स बनेंगे उनका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होगा, उनको हमारे पास आना पड़ेगा। जो ऑर्गेनाइजेशन की मैं आपसे बात कर रहा था अभी तक, गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो यही है। जब मैं कोई भी गुड्स बनाऊंगा मेरे को इन ऑर्गेनाइजेशन के पास आना पड़ेगा और यहाँ पे आकर मेरे को अपने गुड्स को इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा। दैट मींस मेरा गुड्स में के अंदर क्वालिटी है या नहीं है वो इंस्पेक्ट कराना पड़ेगा। एंड देयर सर्टिफिकेशन थ्रू BIS सर्टिफिकेशन स्कीम। दैट मींस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है इस स्कीम के अंदर कि हाँ इस पर्टिकुलर फर्म का या इस पर्टिकुलर बिजनेस का जो गुड्स है उसकी क्वालिटी एकदम परफेक्ट है, आप बिना किसी डर के इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के गुड्स को परचेज कर सकते हो। राइट,